हेलो एवरीवन। हम पीछे तक जो है वो अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे की जो अभिक्रियाएं हैं उनमें नेक्स्ट जो है वो है रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में जो है वो एथेनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में संपन्न की जाती है। जब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न की जाती है तो इसे हम इस तरीके से ले सकते हैं कि आपका जो एथेनॉल है CH3CH2OH, इस एथेनॉल में हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करवाई जाएगी। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के जो है वो दो मोल्स लिए जाते हैं, HI और HI। तो जब इसकी इससे क्रिया होती है तो यहाँ से H2O ये मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और I2 पार्टिकल्स ये बाहर निकलेगा। अब जो शेष एक हाइड्रोजन बची है वो CH2 के साथ ऐड हो जाएगी और कंपाउंड बनाएगी एथेन, CH3 और CH3। नेक्स्ट दोबारा देख लेना। अपचयन रिडक्शन अभिक्रिया में जो है वो एथेनॉल जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मोल से क्रिया करता है। हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मोल से, HI और HI से कौन क्रिया करता है? एथेनॉल, CH3CH2 और OH। तो इस कंडीशन में I2 बाहर निकलेगी। एक हाइड्रोजन जो है वो OH को लेके H2 के रूप में बाहर निकलती है और एक हाइड्रोजन इसको ग्रहण करता है CH2 समूह और कन्वर्ट हो जाता है एथेन में। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है रिडक्शन का, यानी यहाँ से अपने को एक एल्केन जो है वो प्राप्त होती है। इसी क्रम में अगली जो है वो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब क्योंकि अमोनिया में जो है वो सक्रिय हाइड्रोजन पाई जाती है तो अमोनिया को लिखा जा सकता है HNH2। तो ये जो हाइड्रोजन होगी वो इसमें सक्रिय हाइड्रोजन का काम करती है। तो जब अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से करवाई जाएगी तो अल्कोहल का OH और हाइड्रोजन की एमोनिया की हाइड्रोजन ये बाहर निकलती है वाटर मॉलिक्यूल के रूप में और NH2 समूह जुड़ता है CH2 के साथ। तो कंपाउंड बनता है वो बनता है आपका एथिल एमीन। इस पूरी प्रक्रिया में जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है शुष्क ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और टेम्परेचर जो रखा जाता है वो अप्रोक्सीमेट 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो इस तरीके से जो है वो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। इसी के आगे जो है वो नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है वो है आपकी फास्फोरस हैलाइडों के साथ। अब फास्फोरस हैलाइड जो है वो दो प्रकार के हैं, इसमें अपने पास PCl5 है और एक है PCl3, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की और फास्फोरस ट्राई क्लोराइड की अभिक्रिया अपन जो है वो एल्किल हैलाइड में पढ़ चुके हैं। पीछे नेक्स्ट जो अपना चैप्टर था एल्किल और एल्किल हैलाइड, उसमें ये अभिक्रिया आ चुकी थी एल्कोहल की इनके साथ क्रिया, जिसे अपन जो है वो एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ जो है वो फर्स्ट अभिक्रिया करवाई जाती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ PCl5 के साथ। तो जब आप PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो इसमें आप एक अल्कोहल लेते हो CH3CH2O और H, PCl5 से क्रिया कराओगे तो फास्फोरस के 5 क्लोरीन इस रूप में है। तो यहाँ से CH3CH2 और Cl ये क्लोरीन लेके बाहर निकलता है, इधर से जो है वो HCl बाहर निकलता है और कंपाउंड बीच में बनता है POCl3। दैट इज इस तरीके से यहाँ से ये CH3CH2Cl, यहाँ से आपका HCl और ये बीच वाला कंपाउंड हो गया POCl3। ये आपकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इसी के नेक्स्ट वन अगर बात की जाए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब क्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पीछे अपने देखी थी इसमें अल्कोहल के जो है वो 3 पार्टिकल्स काम में आते हैं, CH3CH2OH और इसी तरीके से CH3CH2OH। अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करवाओगे तो किस तरीके से होगी? इसकी फास्फोरस इसके साथ हैं 3 क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन है तो यहाँ से इसका OH बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कोहल का, ये OH बॉन्ड ब्रेक होकर किसको लेके बाहर निकलेगा? फास्फोरस को। तो ये कितनी हाइड्रोजन हो गई? 3 हाइड्रोजन, ये 3 ऑक्सीजन है और फास्फोरस है। तो कंपाउंड बन गया वो बन गया मेरे पास H3PO3, इसको कहा जाता है फास्फोरस अम्ल। और ये 3 क्लोरीन है, ये 3 क्लोरीन इन 3 एथिल समूह के साथ जुड़ जाती हैं, वो अभिक्रिया अपनी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। जैसे ये यहाँ से ये फास्फोरस जो है वो 3 OH ग्रुप को लेके बाहर निकलता है H3PO3 के रूप में, उसे कहा जाता है फास्फोरस अम्ल। और 3 क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन जो हैं वो 3 इन एल्किल समूहों के साथ जुड़कर बनाती हैं एथिल क्लोराइड। ये आपकी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इसी में नेक्स्ट वन अगली है वो है निर्जलीकरण। सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है निर्जलीकरण। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
निर्जलीकरण की अभिक्रिया के लिए, डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया के लिए जो है वो कैटलिस्ट कौन कौन से यूज में आते हैं? तो कैटलिस्ट इसमें पहला काम में आता है सांद्र H2SO4 कंसनट्रेट H2SO4। टेम्परेचर इसमें रखा जाता है लगभग 433 से 443 केल्विन। दूसरा इसमें उत्प्रेरक काम में आता है वो आता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल इसमें काम में लिया जाता है। और एक तीसरा आता है एल्यूमिना Al2O3, और साथ को उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी एक उत्प्रेरक जो है वो निर्जलीकरण की प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब एल्कोहलों का जब निर्जलीकरण होता है तो एल्कोहलों का बेटा जब निर्जलीकरण किया जाता है तो उससे जो है वो एल्कीनें बनती हैं, एल्कीनों का फॉर्मेशन होता है। ये भी अपने एल्किल हैलाइड में आया था, और एल्किल हैलाइड में आया था अपने जहाँ बीटा विलोपन अभिक्रियाएं थी, जहाँ पर ने सेजेब का रूल जो है वो लागू किया था, वहाँ निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपने देखी थी। तो जब भी एल्कोहलों का निर्जलीकरण होगा तो उससे क्या बनती है? एल्कीनें प्राप्त होती हैं। अब जब एल्कीनें प्राप्त होंगी, निर्जलीकरण होगा, तो निर्जलीकरण होगा तो जैसे आपने कोई कंपाउंड लिया है CH3CH2OH, ये कंपाउंड है, एक एल्कोहल है। निर्जलीकरण होगा इसका मतलब जल का पार्टिकल बाहर जाएगा तो एल्कोहल क्या देगा? अपना OH बाहर देगा। तो जैसे ही OH बाहर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ अपने पास 3 प्रकार के कार्बन धनायन बनते हैं, कार्बोकैटायन बनते हैं। कार्बन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव, तो वो क्या हो गया? कार्बोकैटायन। तो OH समूह के बाहर निकलने से कार्बोधनायन का निर्माण होगा। कार्बोधनायन जो है वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? कार्बोधनायन अपने पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राथमिक कार्बोधनायन, सेकेंडरी कार्बोधनायन और टर्सरी कार्बोधनायन। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 2 ले रहा हूँ, मेरे पास एक कार्बोधनायन है CH3CH2 और पॉजिटिव, और एक कार्बोधनायन है वो है CH3CH पॉजिटिव और CH3। अब इन दोनों कार्बन की वजह से ये तो है 1 डिग्री कार्बोधनायन, और ये है मेरे पास 2 डिग्री कार्बोधनायन, क्योंकि इसमें 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें 1 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ज़्यादा स्थायी कार्बन कौन सा है? कौन सा कार्बोनाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होगा? तो यहाँ देखो, जहाँ कार्बोनाइन है इस फर्स्ट में 1 डिग्री वाले में, यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह कौन सा है? केवल एक एल्किल समूह, एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो पॉजिटिव चार्ज कम होता है। लेकिन इस 2 डिग्री में इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज और भी ज़्यादा क्या हो जाता है? कम होता है। और जैसे आप 3 डिग्री में पहुँचोगे तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ के 3 हो जाएगी, तो वहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का उससे कम होगा, और 1 डिग्री का सबसे कम होता है। तो जो इनका स्थायित्व होता है वो ही उनकी अभिक्रिया करने की दर होती है। यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन करेगा? 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, और सबसे कम अभिक्रिया कौन दर्शाता है? 1 डिग्री। तो ये निर्जलीकरण अभिक्रियाओं का जो है वो स्थायित्व का ऑर्डर होता है। दोबारा पुनः देख लेना, निर्जलीकरण की अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक काम में आता है वो आता है सांद्र H2SO4, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 और एल्यूमिना। इनकी उपस्थिति में निर्जलीकरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। जब भी निर्जलीकरण होगा तो निर्जलीकरण के फलस्वरूप क्या बनेंगी? एल्कीनें बनेंगी। निर्जलीकरण की प्रक्रिया में, डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया में जो है वो किसका निर्माण होता है? कार्बोधनायन का निर्माण होता है, जो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो उससे 1 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोधनायन प्राप्त होता है। इन कार्बोधनायन में 3 डिग्री कार्बोधनायन का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में 2 डिग्री का और सबसे कम 1 डिग्री का। तो इनके स्थायित्व का क्रम हो गया 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री का और सबसे कम स्थायित्व 1 डिग्री का। जो इनके स्थायित्व का क्रम है वो ही इनकी क्रियाशीलता का क्रम होगा। क्रियाशीलता क्रम किसके संदर्भ में? निर्जलीकरण अभिक्रिया में। यानी निर्जलीकरण की अभिक्रिया जो है वो सबसे तेजी से कौन देगा? सबसे तेजी से देगा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम देगा 1 डिग्री। जैसे ये ऑर्डर, ये आपका क्रियाशीलता का ऑर्डर, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा देगा, आसानी से देगा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम और सबसे कम देगा सुपर 1 डिग्री। सुपर 1 डिग्री से मतलब है आपका मेथेनॉल CF3OH। इसकी क्रियाशीलता, निर्जलीकरण अभिक्रिया क्रियाशीलता इसकी नगण्य होगी, न के बराबर। नेक्स्ट वन, निर्जलीकरण जो अभिक्रिया होती है, इस निर्जलीकरण अभिक्रिया में अगर एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो,
एक से अधिक एल्किन बनने की संभावना हो, जैसे रेस्पेक्टिवली मेरे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक एल्किन तो मेरे पास ही है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये बना मेरे पास, और एक अभिक्रिया में बना मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ये दो एल्किन है कि रासायनिक अभिक्रिया में ये दो एल्किन बनी। अब एल्कोहलों के निर्जलीकरण से आपने ये दो एल्किनें बनाई, तो सबसे पहली बात कि इन दोनों में से एक ही मुख्य उत्पाद होगा। अब मुख्य उत्पाद कौन सा है, ये नंबर 1 है कि ये नंबर 2 है, सेकंड वाली, जहाँ एक नंबर पे ये यहाँ इस जगह द्विबंध है पहले नंबर के कार्बन पे, और एक यहाँ इस जगह 2 नंबर की पोजीशन पे द्विबंध है। तो इन दोनों में से स्थायी कौन सी है, तो इनके स्थायित्व के बारे में, या फिर यूँ कहें कि कौन सा उत्पाद ज़्यादा बनेगा, इसके बारे में जो व्याख्या करता है उसको समझाता है अपना सेथजेव का नियम। सेथजेव का नियम जो है वो इसके संदर्भ में व्याख्या करेगा। और सेथजेव का नियम क्या कहता है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक एल्किन बनने की संभावना हो तो वह एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में होगी, यानी वो एल्किन सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी जिसमें द्विआबंधित कार्बन पर सर्वाधिक प्रतिस्थापी मौजूद हों, उसे कहा जाता है सेथजेव का नियम। अब यहाँ द्विआबंधित कार्बन पर सर्वाधिक प्रतिस्थापी मौजूद हों, तो जब भी बताया था मैंने ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और नेक्स्ट वन था CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो यहाँ द्विबंध वाले कार्बन पे केवल एक प्रतिस्थापी है CH3 और CH2 एथिल, लेकिन यहाँ इस द्विबंध वाले कार्बन में दो प्रतिस्थापी हैं, एक प्रतिस्थापी इधर है मेथिल और एक प्रतिस्थापी इधर है मेथिल, इसलिए ये जो दूसरा सेकंड है ये अपना मुख्य उत्पाद के रूप में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है सेथजेव के नियम के अनुसार। जबकि यहाँ प्रतिस्थापी संख्या 1 है, इसलिए जो है इसकी मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है। इस प्रक्रिया को समझाया जाता है सेथजेव के नियम के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है एक एल्कोहल, वो ले लिया मैंने 1 प्रोपेनॉल, और 1 प्रोपेनॉल का जब आप निर्जलीकरण करवाओगे तो यहाँ से इस 1 डिग्री कार्बन से बाहर निकलता है OH, और रेस्पेक्टिवली उसका बिल्कुल क्लोज कार्बन, उससे निकलती है हाइड्रोजन, ये बाहर निकलती है किस रूप में, H2O के रूप में। अब इसका सिग्मा बंध और इसका सिग्मा बंध यहाँ मिलके क्या बना देगा, इस जगह पाई बंध का, तो मेरे पास एक एल्किन बन जाएगी प्रोपीन। क्लियर है, ये सीधा एग्जाम्पल है जहाँ पे सेथजेव का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वो एक तरीके से सिमेट्रिकल पोजीशन जिसे मैं मान सकता हूँ वो कंडीशन है। नेक्स्ट वन दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे ये वाला, यहाँ मेरे पास जो है वो 2 ब्यूटेनॉल कंपाउंड है, 2 ब्यूटेनॉल। इस 2 ब्यूटेनॉल कंपाउंड का मैंने जो है वो निर्जलीकरण का प्रोसेस किया। उत्प्रेरक जो मैंने है वो अभी ऊपर डिस्कस किए थे, उनमें से कोई सा भी आप ले सकते हो, सांद्र H2SO4, Al2O3 है, आपका फास्फोरिक अम्ल है H3PO4 है, कोई भी एक उत्प्रेरक आप काम में लोगे। तो इस तरीके से जब आप इसका निर्जलीकरण करवाते हो उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो निर्जलीकरण में जो आपको दो कंडीशन है कि यहाँ मेरे पास जो है वो OH समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से बाहर निकल सकता है, तो जलकाणु एक तो इसकी हाइड्रोजन ले सकता है और जलकाणु एक इसकी भी हाइड्रोजन ले सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई। मान लो अगर जल का अणु इस कार्बन की हाइड्रोजन को लेता है, तो इस कार्बन की हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ इस जगह क्या बनेगा, द्विबंध बनेगा, हाइड्रोजन और OH तो H2 के रूप में बाहर हो जाएगी, तो इन दोनों कार्बन पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो उत्पाद मेरा बनेगा 2 ब्यूटीन, ये डबल बॉन्ड। पहली कंडीशन तो ये हो गई। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन कि अगर ये OH समूह जो है वो इसकी हाइड्रोजन ना लेकर इसकी हाइड्रोजन ले, तो इसकी हाइड्रोजन लेगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ये तो बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में, और यहाँ क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो उत्पाद हो गया मेरा 1 ब्यूटीन। तो इस तरीके से इस निर्जलीकरण अभिक्रिया में मुझे जो है वो दो उत्पाद मिले, एक उत्पाद मिला 2 ब्यूटीन, एक उत्पाद मिला मुझे 1 ब्यूटीन।
अब सहजैव के नियम से अपने को जो अभी मैंने डिस्कस किया था ऊपर कि सहजैव के नियम के अनुसार इन दोनों में से एक ही जो है वो मुख्य बनता है, और वो मुख्य कौन सा बनता है? 2 ब्यूटीन। इसकी मात्रा जो है वो कम होती है अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? सहजैव के नियमानुसार। क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन से प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी है? 2, और यहाँ डबल बॉन्ड से प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी है? 1। तो जहाँ ज़्यादा प्रतिस्थापी हैं उसका स्थायित्व ज़्यादा, और जहाँ पे प्रतिस्थापियों की संख्या कम है उसका स्थायित्व कम होता है। यहाँ मैंने अप्रोक्सीमेट जो है वो मात्रा दी है 80% और 20%। ये नॉर्मली मानी जाती है, आइडेंटिकल नहीं है, इसमें चेंजेस हो सकता है। बाकी नॉर्मली दिया जाता है ऐसा कि ये 80% में बनता है और ये 20% बनता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि मुख्य उत्पाद कौन सा होता है, कि जहाँ द्विबंधित कार्बन हो और उससे ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, वहाँ जो है स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है और वही अपना मुख्य उत्पाद होता है। अब ये प्रक्रिया होती कैसी है? निर्जलीकरण की प्रक्रिया, इसको अगर मैकेनिज्म देखी जाए, इसकी क्रियाविधि देखी जाए, तो किस तरीके से आप एक अल्कोहल लोगे, ये अल्कोहलिक समूह है, इस अल्कोहलिक समूह में ऑक्सीजन परमाणु के पास लोन पेयर है। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवा रहे थे? अभिक्रिया जो है वो H2SO4 ले रही था, H3PO4 लिया था, या Al2O3 लिया था। कुल मिला के मुझे एक एसिडिक मीडियम चाहिए, अम्लीय माध्यम में जो है वो इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो जब अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया संपन्न होती है तो अम्लीय माध्यम का प्रतीक क्या है? प्रोटॉन, H+ आयन। तो H+ आयन जो है वो अल्कोहल के लोन पेयर से बंधित होता है और बंध बना के जो है वो एक प्रोटोनित अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो है प्रोटोनित अल्कोहल में से, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ये H2O, और H2O के रूप में क्या हो जाएगा? रिमूव, बाहर हो जाएगा। तो जैसे ये बाहर गया तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्या बनेगा आपका? कार्बन आयन। दोबारा क्लियर करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक प्रोटॉन जो है वो अल्कोहल के लोन पेयर से क्रिया करता है ऑक्सीजन से और प्रोटोनित अल्कोहल बनाता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये प्रोटोनित अल्कोहल जहां हमने ख़त्म किया था, तो वो प्रोटोनित अल्कोहल में से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन लेकर जो है किसका निर्माण करेगा? कार्बन आयन का, और साथ में क्या बन जाएगा? H2O। जो कार्बन आयन बना है वहाँ से अपना नेक्स्ट थर्ड स्टेप शुरू होगा। तो कार्बन आयन जहाँ से बनता है तो उसमें क्या होगा कि ये कार्बन आयन जो है वो किस कंडीशन में होगा? ये जो कार्बन आयन लिखा जाता है इसमें वो होगा, इससे यूँ ले सकते हैं कार्बन आयन को CH3 CH2। तो इस CH3 को इस रूप में ना लेकर आप इसे कर सकते हो CH2 और H। तो यहाँ कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकलती है, किस रूप में निकलेगी? H+ के रूप में, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ इस जगह स्थानांतरित होकर जो है वो एक द्विबंध का निर्माण कर देते हैं। जैसे अभिक्रिया में स्टेप थर्ड में यहाँ ये कंडीशन, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे और यहाँ पे जो है वो एक द्विबंध का निर्माण हो गया, वो बन गई आपकी एक एथीन। ठीक है, तो इस तरीके से निर्जलीकरण की प्रक्रिया में जो है वो एल्कीनों का जो फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी कि यदि कम ताप पर और अधिक मात्रा में अल्कोहल ले लिया जाए तो क्या प्रक्रिया होगी? कम ताप हो, टेम्परेचर कम हो, बहुत कम हो, और अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल को ले लिया जाए, तो आधिक्य में अल्कोहल है, तापमान कम है, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो एक अल्कोहल का OH समूह दूसरे अल्कोहल की हाइड्रोजन जो है वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिमूव हो जाएगी, H2O के रूप में रिमूव हो जाएगी, और जो शेष कंपाउंड बचेगा वो मेरे पास बचेगा एक ईथर, डाई एथिल ईथर। तो ये प्रोसेस कहलाता है निर्जलीकरण का प्रोसेस, निर्जलीकरण की अभिक्रिया। तो यहाँ आपको ये सारी स्टेप बता दी गई हैं, इनका दोबारा ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया है, अपनी सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो है वो निर्जलीकरण की अभिक्रिया है। निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? निर्जलीकरण की अभिक्रिया में जो है वो एल्कीनें बनती हैं। एल्कीनें बनती हैं, इन एल्कीनों के स्थायित्व का क्रम क्या होगा, उसको किसके आधार पर समझाया जाता है? उसको सहजैव के नियम के आधार पर समझाया जाता है। कौन सा अल्कोहल जो है वो सबसे तेज़ी से क्रिया करेगा और उसका स्थायित्व अधिकतम होगा, तो वहाँ जो है कार्बोकैटायन
कार्बोदनाइन का निर्माण होता है, तो जिस कार्बोदनाइन का स्थायित्व ज़्यादा होगा उस एल्कोहल की क्रियाशीलता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, उससे कम 2 डिग्री, इससे 1 कम डिग्री और सुपर 1 डिग्री से सबसे कम। सीधा कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, 3 डिग्री एल्कोहल का देगा, 2 डिग्री एल्कोहल का देगा, 1 डिग्री का देगा, और सुपर डिग्री से अर्थ क्या है? मेथेनॉल। सुपर डिग्री से क्या अर्थ है? मेथेनॉल, CH3 और OH। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। निर्जलीकरण की प्रक्रिया किससे समझाई जाती है? निर्जलीकरण की प्रक्रिया सेहजैव के नियम से समझाई जाती है। सेहजैव का नियम भी पूछ लिया जाता है कि सेहजैव का नियम क्या है। रूल्स देखे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर रूल्स देखे पूछ लेता है कि ये नियम किसने दिया, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर सीधा थ्योरेटिकल पूछ लेता है कि सेहजैव का नियम दीजिए। तो यहाँ आपको सावधानी इस जगह रखनी है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी हो, जहाँ से अपने पास इन अभिक्रियाओं में था, तो वो अभिक्रिया सबसे ज़्यादा, उस अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा उत्पाद वो बनेगा जहाँ द्विबंध वाले कार्बन से ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों। जैसे इस 2 ब्यूटेन के अंदर प्रतिस्थापी 2 हैं द्विबंध से, इसमें प्रतिस्थापी जो है वो 1 है, तो यहाँ आपका 2 ब्यूटेन मुख्य उत्पाद है और 1 ब्यूटेन आपका बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होने वाला उत्पाद है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट जो आगे की रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे।